हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पोलैंड से लगती है? पहला जर्मनी, दूसरा चेक रिपब्लिक, तीसरा यूक्रेन या चौथा यूनाइटेड किंगडम। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 4 या विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। पोलैंड की सीमा जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के कैलिनग्राद एक्सक्लेव से लगती है। इसकी उत्तरी सीमा 440 किलोमीटर लंबी बाल्टिक सागर तट के अनुदेश है। इसकी राजधानी वारसा है। यहाँ बाल्टिक सागर तट के बलुई पुलिन मध्य में स्थित तराई के मैदान और कार्पेंथियन और सुडेटन पर्वत की हिमाच्छादित शिखर हैं। यहाँ 1300 से अधिक झीलें हैं, अतः विकल्प ए सही है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाखवार व्यासी बांध यमुना नदी पर स्थित है। दूसरा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तीसरा, वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 तक नदी को पीने योग्य जल मानकों तक पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी तीनों या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका स्रोत निचली हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूछ शिखर के दक्षिण पश्चिम किनारों पर 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम, जहां कुंभ मेला आयोजित होता है, स्थल पर गंगा में मिल जाती है। लखवार, व्यासी बांध, ताजेवाला, बैराज बांध आदि प्रमुख बांध हैं, अतः कथन एक सही है। महत्वपूर्ण सहायक नदियों की अगर बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, अतः कथन 2 सही है। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2025 तक यमुना नदी को स्नान योग्य मानकों तक साफ करने के लिए 6 सूत्री योजना तैयार की है, अतः कथन 3 सही नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वित्त वर्ष 26 यानी 2025-26 में 6.3 से 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। दूसरा, वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र को सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र माना गया है, जिनमें आईटी, वित्त और आतिथ्य क्षेत्र का योगदान है। तीसरा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वर्ष 2024 में 12 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी तीनों या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। आर्थिक समीक्षा भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। आइए अब जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मध्यम लेकिन असमान वृद्धि देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष के लिए 3.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की मजबूती पर प्रकाश डाला गया। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वित्त वर्ष 26 यानी 25-26 में 6.3 से 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है, अतः कथन एक सही है। वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र को सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र माना जा रहा है, जिसमें आईटी, वित्त और आतिथ्य क्षेत्र का योगदान है, अतः कथन 2 भी सही है। परिसंपत्ति पर प्रतिफल बढ़कर 1.4% हो गया और इक्विटी पर प्रतिफल सितंबर 2024 में सुधरकर 14.1% हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 2024 में घटकर 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर 2.6% पर आ गईं, जबकि शुद्ध एनपीए 0.6% रहा, अतः कथन 3 सही नहीं है।
केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई, जो घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करेगा। दूसरा, संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तीसरा, बेहतर उपज के लिए वैज्ञानिक कृषि तकनीक और तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता के लिए पंचवर्षीय मिशन शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी तीनों या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताओं पर अगर नजर डालें तो तुअर, उड़द और मसूर दाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई, जो घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करेगा। अतः कथन एक सही है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी, घरेलू कीमतें स्थिर होंगी और किसानों की आय में सुधार होगा। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। अतः कथन 2 सही है। इसमें किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों के लिए वित्तीय समावेशन बढ़ेगा तथा कृषि आगतों में बेहतर निवेश सुनिश्चित होगा। बेहतर उपज के लिए वैज्ञानिक कृषि तकनीक और तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता के लिए पंचवर्षीय मिशन शुरू किया गया था। अतः कथन 3 सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय या अनुमोदन लेती है। तीसरा, एमएसपी अधिदिष्ट फसलों के खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी तीनों या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। अतः कथन एक सही है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के स्तर पर अंतिम निर्णय अनुमोदन लेती है। अतः कथन 2 भी सही है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। सीएसीपी 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। अधिदिष्ट फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अतः कथन 3 भी सही है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीबीएस एक गंभीर ऑटो इम्यून विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीबीएस केवल वायरल संक्रमण से पहले होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। जीबीएस एक बहुत ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें शुरुआत में मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द एवं सुन्नता जैसे लक्षण देखे जाते हैं, जो 6 से 12 माह या उससे अधिक समय तक चलने वाले पक्षाघात में परिवर्तित हो सकते हैं। अतः कथन 1 सही है। यह सिंड्रोम मांसपेशियों की गति, दर्द, तापमान और स्पर्श संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। यह वयस्कों और पुरुषों में अधिक सामान्य है। जीबीएस सभी उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है। जीबीएस का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीबीएस प्रायः संक्रमण से पहले होता है। यह जीवाणु या विषाणु संक्रमण हो सकता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर पर ही आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। दूसरा कथन है, मुंशी अयंगर फार्मूला के.एम. मुंशी और एन. गोपालास्वामी अयंगर के बीच एक समझौता, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की
आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। या विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। या विकल्प डी कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है और यह पारंपरिक भाषा नहीं है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, अतः कथन 1 सही है। मुंशी अयंगर फार्मूला के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अयंगर के बीच एक समझौता था, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, जबकि 15 वर्षों तक आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति दी गई। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 वर्ष की आयु के अनुरूप नई 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। दूसरा, इसने योग्यता आधारित और समग्र मूल्यांकन के लिए प्रकाश समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण की शुरुआत की। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर बात करें तो वर्तमान 10+2 प्रणाली को नए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 तथा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। अतः कथन 1 सही है। इसे 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण माना गया है। इसने योग्यता आधारित और समग्र मूल्यांकन के लिए प्रकाश यानी समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण की शुरुआत की, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित सुधारवादियों नेताओं पर विचार कीजिए। पहला, ईवी रामास्वामी नायंकर, दूसरा टी.के. माधवन, तीसरा के.पी. केशव मेनन, चौथा के. केलप्पन। उपर्युक्त में से कितने वाइकोम सत्याग्रह से जुड़े हैं, जिसे अप्रैल 1924 में भारत में अस्पृश्य समुदायों के अधिकारों के लिए पहला संगठित आंदोलन माना गया? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से थानथाई पेरियार के नाम से जाना जाता है, ने अप्रैल 1924 में भारत में अस्पृश्य समुदायों के अधिकारों के लिए पहले संगठित आंदोलन के रूप में पहचाने जाने वाले वाइकोम सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेरियार की सक्रियता के कारण उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए 2 बार जेल जाना पड़ा, जिससे उन्हें वाइकोम वीरन की उपाधि मिली। वाइकोम सत्याग्रह 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक वाइकोम केरल में आयोजित एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दूरदर्शी नेताओं टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. केलप्पन ने किया था, अतः विकल्प डी सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। दूसरा, इसे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए हैं। तीसरा, जल गुणवत्ता निगरानी CPCB के कार्यों के दायरे में नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी तीनों, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के बारे में जान लेते हैं। CPCB एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, अतः कथन 1 सही है।
इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए थे, अतः कथन 2 सही है। यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। आइए जान लेते हैं सीपीसीबी के प्रमुख कार्यों को। जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना। जल गुणवत्ता निगरानी जल गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की संसद ने जल निकायों की संपूर्णता को बनाए रखने और बहाल करने के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 को अधिनियमित किया। सीपीसीबी का कार्य जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी डेटा एकत्र करना, मिलान करना और प्रसारित करना है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इसलिए जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें निर्माताओं के लिए पंजीकरण, रिपोर्टिंग और प्रमाणन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन आयातकों को इससे छूट दी गई है। दूसरा, इसमें बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए प्रमाणन अनिवार्य किया गया है तथा उपभोक्ता पूर्व प्लास्टिक कचरे की रिपोर्टिंग की आवश्यकता निर्धारित की गई है। उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।